सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग आज तीसरा वीडियो इस सीरीज में लेके आए हैं। पहले दो वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाला है, उनको डेफिनेटली आप वॉच करें। तभी जो आज वीडियो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आएगा और आपको उसका रिलेवेंस समझ में आएगा, और एक आप होलिस्टिक एक बोलते हैं ना, एक चहुमुखी तैयारी जो आप करना चाह रहे हैं वो आप कर पाएंगे। सो डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं। रिसेंटली लोगों की जो जिन लोगों ने आरएएस में जिनको सर्विसेज मिली हैं 2023 के एग्जाम की मार्कशीट्स आउट हुई हैं, और उसमें इवन जिन लोगों ने आरएएस का एग्जाम टॉप किया है उनके भी इंटरव्यू में मार्क्स बहुत कम है ना, 50 हार्डली ना 50 मार्क्स हैं उनके इंटरव्यू में। बट थैंकफुली पिछली बार जो मेंस की कट ऑफ है दैट वाज क्वाइट गुड। तो टोटल जो मार्क्स अगर ऐड करते हैं तो इंटरव्यू में मार्क्स कम होने पर भी उनको जो उनकी डिजायर्ड सर्विस है वो मिल गई। लेकिन इस बार ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ है वो नियरली 208 है। ठीक है, तो एक्सेप्शनली अब तक की लोवेस्ट कट ऑफ है मेंस की। अब उसमें अगर किसी के 85 मार्क्स आते हैं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसका जो वेटेज है इंटरव्यू का, उसके एज ए परसेंटेज ऑफ उसके कट ऑफ मार्क्स वो 40% है। अब 40% होना मतलब एक तरह से अगर आपके 65 से अगर अबव आपके मार्क्स नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो मेंस का स्कोर है उसका तो बहुत ही मिनिस्क्यूल रोल है इस बार। ठीक है, तो आपको फिर आरएएस आरपीएस तो अभी भूल ही जाइए, आपको इवन एक डिसेंट सर्विस मिलना भी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, भयभीत करने के लिए ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैंने एग्जाम दिया था, और मैं राजस्थान अकाउंट सर्विस में सर्व कर रहा हूँ आज के टाइम में, पंचायती राज में। सो उस टाइम जो कट ऑफ था वो 380 था पहली बार में, है ना, बाद में रिवाइज हो गया था नीचे, बट इट वाज 380। तो अगर उस टाइम में आपके 65 मार्क्स भी थे, स्टिल है ना, यू कुड होप कि भाई आपको है ना एक अच्छी सर्विस मिल जाएगी, स्टेट सर्विस। और अगर आपके 85 में तो आपको आरएएस आरपीएस मिल जाएगा। ठीक है, बट इस बार अगर आपके 65 से कम मार्क्स हैं और कट ऑफ चूंकि 208 है, तो फिर आपको ना कोई भी आरएस आरपीएस तो छोड़ी, जैसा मैंने कहा ना, आपको कोई डिसेंट सर्विस मिलना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो द आइडिया इज कि हम जो आज वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना, वो आपको हेल्प करने के लिए है। और आपको और क्या क्वेश्चंस, है ना, आपको क्या इनपुट चाहिए, वो आप जो नंबर दिया हुआ है और जो कमेंट सेक्शन उसमें ना बता सकते हैं। और इन वीडियोस को आप सीरियसली लीजिए, क्योंकि मार्केट में जयपुर में जैसे है ना, मुझे भी बुलाते हैं पैनल्स में, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जयपुर में प्रो बोनो बेसिस पे। तो मैंने ये देखा है कि वहाँ पे बच्चे है ना एक दिन ऐसे निकलते हैं संडे के दिन, है ना, एक रिद्धि सीधी पे एक इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू दिया, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। तो एक दिन में 3-3 बार इंटरव्यू देते हैं, और उनको कॉन्फ्लिक्टिंग एडवाइस मिलती है। और जो एडवाइस होती है वो भी सतही एडवाइस होती है ना, उनको कैसे बैठना है, क्या पोस्चर होगा, कपड़े कैसे पहनने, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, संभावित क्वेश्चंस क्या हैं, उनके संभावित आंसर्स, सैंपल आंसर्स क्या हैं, क्या चीजों को, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, है ना, क्या चीजों पे एम्फसाइज करना है। क्योंकि मैंने कहा ना पिछले दो वीडियोस के अंदर की इंटरव्यू देना एक अपने आप में कला है, बहुत बड़ी कला है, और कहीं ना कहीं उसका एक साइंस एस्पेक्ट भी है। वो मैंने पिछले इंटरव्यू में भी पिछले वीडियो में भी आपको बताया है। और मैंने ये भी आपको बताया पिछले वीडियो में कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो टेल अस अबाउट योरसेल्फ है। वो सुनने में बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन वही क्वेश्चन आपका जो सिलेक्शन है उसको डिसाइड करता है, क्योंकि वही आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है, एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, तो उसको भी जवाब देने का एक यूनिक तरीका है। हर व्यक्ति की अपनी स्टोरी है, उसका अपना आंसर है, लेकिन एक तरीका है उसको बनाने का, है ना। उसमें आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपने जो टेल अस अबाउट योरसेल्फ के रिस्पॉन्स में जो आंसर दिया उससे निकलेंगे, और वो क्या क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो एक तरह से आप ही डिसाइड करेंगे कि एक अच्छा इंटरव्यू वही होता है जिसमें जो इंटरव्यू दे रहा है ना वो डिसाइड करेगी उससे कौन से सवाल पूछे जाएंगे, पैनल कौन से सवाल पूछेगा। ठीक है, 90% ऑफ द क्वेश्चन वो डिसाइड करें, और उसके लिए बिफोर हैंड वो प्रिपरेशन करें। तो यही मेरा पूरा एक गोल है कि जो हिंदी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो लोग आते हैं, मेरी जैसी पृष्ठभूमि से, जिनको लेट चीजें रियलाइज होती हैं या कभी रियलाइज ही नहीं होती हैं, और वो जो अपना एक ड्रीम सर्विस है उसको नहीं ले पाते हैं, जस्ट बिकॉज की इंटरव्यू में उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो बुक्स तो बहुत हैं, है ना, मेंस के ऊपर, प्रीलिम्स के ऊपर, लेकिन इंटरव्यू के ऊपर आपको एक ऑथेंटिक एडवाइस सिविल सर्विसेज के, प्रशासनिक सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई नहीं देता। वही दे सकता है जो खुद उस सर्विस में वर्क कर रहा है या उसने वो कंपटीशन फाइट किया है, और उसको मालूम है कि भाई क्या अपेक्षा की जाती है एक सिविल सर्वेंट से, है ना। वो खुद बहुत सारे चयन प्रक्रियाओं का पार्ट बनता है वंस ही इज इन द डिपार्टमेंट।
ही और शी इज इन द डिपार्टमेंट। ठीक है, तो उसी में आज तीसरा वीडियो है। तो लास्ट अगर आप देखें हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है टेल अस अबाउट योरसेल्फ, और उसमें क्या उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, लॉजिकल स्ट्रक्चर, है ना, वो हमने डिस्कस किया था। फिर हमने एक सैंपल क्वेश्चन, मैंने आपको एक सैंपल आंसर बताया था कि आपसे अगर पैनल पूछता है कि अपने बारे में बताइए, तो उसको मैंने ये अज्यूम करते हुए कि जो बच्चा है वो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा है, जिसके पिता जो हैं वो कृषि में कार्यरत हैं, है ना, किसान है, कृषक हैं छोटे, उनकी जो माता है वो एक आशा कार्यकर्ता है, और वो खुद, है ना, उन्होंने किसी सरकारी स्कूल से, सरकारी कॉलेज से अपनी एजुकेशन की है, और वर्तमान में वो एक लेक्चरर के पद पे कार्यरत है ना, ये मानते हुए प्रथम श्रेणी फर्स्ट ग्रेड के टीचर के पद पर वो कार्यरत है शिक्षा विभाग में, और वो इंटरव्यू देने आए हैं। तो मैंने ये जनरली देखा है, जो मैंने भी इंटरव्यूज लिए हैं अलग अलग जयपुर में जो इंस्टीट्यूट्स हैं जाने माने, तो उसमें इसी पृष्ठभूमि के ज्यादातर बच्चे आते हैं कि वो किसी ना किसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर होते हैं मैक्सिमम, वो मेरी आपकी तरह ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हैं। तो ये मैंने एक अजम्पशन लेके चला, और अब ये जैसे आपने बताया अपना, है ना, टेल अस अबाउट योरसेल्फ में आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो उससे अब क्या संभावित क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम, है ना। आपके पिता किसान है, तो राजस्थान में किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। आपकी माता आशा वर्कर है, तो आशा से संबंधित, है ना, जो भी स्कीम्स हैं आईसीडीएस की वो आ जाएंगी। आप एजुकेशन में है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन मैंने डिस्कस आपको बताए थे, है ना। जमीनी मुद्दे क्या हैं राजस्थान के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एथिक्स से संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ में क्या होता है, और एक सैंपल आंसर डिस्कस किया, और उससे जो प्रोबेबल क्वेश्चंस बनते हैं, संभावित क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपको बिफोर हैंड पहले से तैयार करके रखनी चाहिए अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, सो दैट आप वहां पे जाके अटके नहीं, कॉमन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसके अंदर, और आप बहुत ही अच्छा अपना जो बेस्ट फुट है ना, अपना बेहतरीन प्रदर्शन आप लोग उस दिन कर सकें। तो अभी उसी सीरीज के अंदर, है ना, जैसा मेरा कुछ बच्चों से डिस्कशन हुआ कि सर ठीक है आपने टेल अस अबाउट योरसेल्फ बताया, अब हम चाहते हैं कि आप कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करें, और क्वेश्चंस वो डिस्कस करें जो फैक्चुअल हैं, वो नहीं, है ना। भारत की राजधानी क्या है, भारत गणतंत्र कब बना, है ना, अभी भारत आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में क्या चेंज हुआ है, वो तो हम पढ़ लेंगे, है ना, दैट इज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। उससे कोई क्वालिटी जज नहीं हो पाती दो कैंडिडेट्स के बीच में जो सिविल सेवा के लिए एस्पायर कर रहे हैं। क्वालिटी जज होती है जो सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं, जो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो आपका विचार जानने की कोशिश करते हैं, जो ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी मुद्दे को लेकर आपकी क्या सोच है, कैसे आप किसी इशू को एनालाइज करते हैं, कैसे आप अपने सोल्यूशन को देते हैं, तो उसको भी कैसे आप उसकी संरचना करते हैं, है ना, 1 2 3 कैसे उसको आप बताते हैं। तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो चीजें सीखने की चीजें हैं। तो मैं आपको जो भी आज कुछ क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और उसके पीछे जो लॉजिक सिर्फ इतना है कि आपको रटना नहीं है आंसर, मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके आंसर यूनिक होंगे, लेकिन उसको कैसे हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं, है ना, क्या आपसे अपेक्षा करता है बोर्ड, वो आप जानने की कोशिश करें बजाय रटने के। तो कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो पृष्ठभूमि आपने बताया पैनल को कि भाई आप के पिता किसान हैं, माता आशा वर्कर हैं, और आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं राजस्थान में, और वर्तमान में आप फर्स्ट ग्रेड टीचर के पद पर कार्यरत हैं एक सरकारी स्कूल में शिक्षा विभाग में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है 90% केसेस के अंदर, वो ये है कि तो फिर जब आप शिक्षा जैसे नोबल प्रोफेशन में हैं, है ना, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, आप देश का जो फ्यूचर सिटीजन है उसको तैयार कर रहे हैं, आप आरएएस तैयार कर रहे हैं, आईएएस तैयार कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस को तैयार कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स को तैयार कर रहे हैं, तो फिर आप टीचिंग छोड़कर आरएएस क्यों बनना चाहते हैं? या सिंपल कहें कि भाई वाई आरएएस, या बात करें कि वाई आरएएस ओवर टीचिंग, तो यही मैंने पहला क्वेश्चन लिया है। शिक्षण की जगह आरएएस जो प्रोफेशन है उसका चयन आप क्यों कर रहे हैं ना, आप क्यों आरएएस में आना चाहते हैं, जबकि आप ऑलरेडी एक फर्स्ट ग्रेड टीचर के पद पर कार्यरत हैं, जो कि एक सम्मानित पद है हमारे समाज के अंदर। तो ये मैंने एक संभावित क्वेश्चन लिया है, तो आपसे क्या पूछ सकता है चेयरमैन ये पूछ सकते हैं भाई आपकी पृष्ठभूमि, क्वेश्चन है ना, कैसे आएगा क्वेश्चन, आपकी पृष्ठभूमि बहुत ही सराहनीय है ना, एक शिक्षक के रूप में आप पहले से ही समाज की सेवा कर रहे हैं, है ना, आप ऑलरेडी अपनी सेवाएं दे रहे हैं सरकार में, फिर आप आरएएस जो प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि शिक्षा विभाग में रहकर आप
बेहतर योगदान दे सकते हैं राज्य की प्रगति के अंदर, देश की प्रगति के अंदर। तो बहुत ही, है ना, अब ये क्वेश्चन कोई कोई गलत और सही जवाब नहीं है इसका, इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है। तो ओनली क्वालिटी जो फर्क आता है एक से दूसरे बच्चे में, है ना, क्यों किसी बच्चे को 50 नंबर मिलते हैं, क्यों किसी को 65 मिलते हैं और क्यों किसी को 85 मिलते हैं, वो क्वालिटी का फर्क है ना, वो एनालिसिस का फर्क है, वो आपकी विश्लेषण करने की क्षमता का फर्क है, वो आपका जो फ्रेमिंग है आंसर्स का उसका फर्क है। उस क्वालिटी से डिसाइड होता है कि आपको 85 मिलेंगे कि आपको 40-50 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया मान लीजिए आपसे, तो कैसे आप इसका आंसर देंगे? देखिए, सबसे पहले कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी, गांधी जी ने कहा ना, कोई भी काम जो होता है वो छोटा बड़ा नहीं होता है, उसमें एक तो ऊंच नीच का भाव नहीं होना चाहिए, है ना। तो टीचर जो है हमारे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, डॉक्टर सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, ना। आप ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको जो भी आंसर आप लिखें उसमें आप ये शो नहीं करें कि टीचर का जो भी समहाउ, है ना, लो है, या वो उसकी डिग्निटी उतनी नहीं है, वो आपको नहीं करना है ना। दूसरा, आपको ये शो नहीं करना है कि आप अपने प्रेजेंट जॉब में डिससेटिस्फाइड हैं, वो भी आपको शो नहीं करना है ना। अगर आप ये शो करते हैं कि आप अपनी प्रेजेंट नौकरी में असंतोष, आप में असंतोष है, तो फिर कल को आपका सिलेक्शन हो नहीं हो RAS में, है ना। तो आप इसका मतलब अपना काम है जो ढंग से नहीं कर रहे हैं, है ना, आप सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, आप उससे निकलना चाहते हैं। तो इस तरह का इंप्रेशन हमें एज ए सिविल सर्वेंट, भावी प्रशासनिक अफसर के तौर पे हमें इस तरह का इंप्रेशन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है। हमें आना है, जैसे मैंने कहा ना, OLQs आपको दिखानी है। तो OLQs क्या होती है? ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। जैसे आप में, आपको आशावादी बनना पड़ेगा, है ना, आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना पड़ेगा, आपको ओपन माइंडेड बनना पड़ेगा। तो वो सब क्वालिटीज निकल के आए, ना कि आप किसी चीज को लेके कंप्लेन करें। तो क्या जवाब हो सकता है इसका? तो एक सैंपल आंसर मैंने इसमें दिया है, ये आपको सिर्फ हेल्प करने के लिए है ना। इसको बहुत टाइम लगता है बनाने में, ठीक है। हम लोग अपना सोचते हैं, कुछ इनपुट लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, किताबों में, है ना, डिस्कस करते हैं और फिर एक आंसर बनाते हैं, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगती है इन आंसर्स में। तो अगर आपको ये ठीक लगे तो डेफिनेटली आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं और इसको सर्कुलेट कर सकते हैं, या आपको कोई और फीडबैक देना है तो वो फीडबैक भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो क्या रिप्लाई होगा प्रीवियस क्वेश्चन का? आप ये कह सकते हैं सर ना, शिक्षक के रूप में डेफिनेटली, है ना, मैं अग्री करता हूं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, बहुत अच्छे, ऑलरेडी एक अच्छे पद पर हूं। तो शिक्षक के रूप में मैं एक स्कूल के भीतर एक सीमित किंतु अति महत्वपूर्ण दायरे में बच्चों के जीवन को संवारने में योगदान दे रहा हूं। तो मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं कि यस, आई एम ऑलरेडी डूइंग अ वेरी महत्वपूर्ण वर्क, और लेकिन वो जो मैं काम कर रहा हूँ वो एक सीमित दायरे में कर रहा हूँ, एक स्कूल की बाउंड्री के अंदर कर रहा हूँ, या सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में कर रहा हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास जब मौका है तो मैं शिक्षा में भी काम करूं, मैं स्वास्थ्य में भी काम करूं, मैं किसानों के लिए भी काम करूं, मैं आशा वर्कर्स के लिए भी काम करूं, मैं नीति निर्माण का जो कार्य है उसमें भी मैं अपना भागीदारी दूं, अपने नॉलेज का, अपने स्किल्स का बेटर यूज करूं, ठीक है। तो हालांकि सर, एक RAS अधिकारी के रूप में मेरे पास, अब RAS क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि एक RAS अधिकारी के रूप में मेरे पास प्रभाव का जो दायरा है, जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है ना। आप एक नौकरी में रहते हुए, है ना, RAS हो चाहे अकाउंट सर्विस हो, एक सर्विस में रहते हुए आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हैं, लेकिन एज ए टीचर आप सिर्फ शिक्षा विभाग में काम कर सकते हैं। ये एक बहुत मेजर बेनिफिट है कि वो जो डाइवर्सिटी ऑफ वर्क है ना, जो आप कभी बोरियत फील नहीं करेंगे, आप हमेशा एक, आपको नए से नया चैलेंज मिलेगा। आप एजुकेशन में अच्छा करेंगे तो एजुकेशन में बहुत सारी स्कीम्स है ना, कॉलेज एजुकेशन में काम कर सकते हैं आप, प्राइमरी एजुकेशन में कर सकते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन में कर सकते हैं, हेल्थ में कर सकते हैं ना, एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स आर देयर, ठीक है। तो आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा और अब ज्यादा लोगों को इफेक्ट करेंगे अपने नॉलेज से, अपनी जो कार्य करने की क्षमता है हार्डवर्क से, ठीक है। सो हालांकि सर, एक RAS अधिकारी के रूप में मेरे पास जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है ना, प्रभाव का दायरा है, वो बहुत व्यापक होगा। पहली बात तो उदाहरण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जैसे लिए गए नीतिगत निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ साथ, है ना, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकता हूं, किसानों किसानों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा सकता हूं, जैसे, है ना, खुद वो किसान फैमिली से आता हूं मैं, और जिला स्तर पर समग्र विकास सुनिश्चित कर सकता हूं। अगर आप एज ए RAS में आप एज ए SDM सेलेक्ट होते हैं और लेटर ऑन आप IAS वगैरह बनते हैं, है ना, या आप ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते हैं, तो ये सारी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो आपको एक व्यापक दायरा मिलेगा, आपका जो कैनवास है वो कैनवास का साइज बड़ा हो जाएगा ना। आप एजुकेशन के साथ साथ और विभागों में भी काम कर सकते हैं ड्यूरिंग योर करियर, और साथ ही आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, है ना, उसने भी आपको मोटिवेट किया है RAS के लिए काम करने के लिए। कैसे? मेरी पृष्ठभूमि ने मुझे सिखाया है
कि ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं, यानी कि जो समस्याएं हैं वो साइलोज में नहीं है ना, वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में नहीं है, वो आपस में लिंक्ड है ना। आप एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ, सैनिटेशन पे काम करना चाहते हैं तो आपको एक कन्वर्जेंस वाला अप्रोच लेना पड़ेगा, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेना पड़ेगा। तो वो आपके लिए एज ए टीचर पॉसिबल नहीं है, वो आपके लिए एज ए प्रशासनिक अधिकारी वो चीज आपके लिए संभव है। ठीक है, तो इसलिए आप आरएस बनना चाहते हैं। तो आपस में जुड़ी हुई हैं समस्याएं, जैसे निरक्षरता, लिटरेसी, खराब हेल्थ सर्विसेज और पॉवर्टी। एक शिक्षक के रूप में मैं सिर्फ एक पहलू पर काम कर सकता हूं, लेकिन एक आरएस अधिकारी के रूप में मैं एक साथ कई विभागों के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन स्थापित करके इन सभी समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्य कर सकता हूं। मैं बड़े पैमाने पर बदलाव लाने की क्षमता और चुनौती के कारण ही इस सेवा में आना चाहता हूं, ताकि मैं राजस्थान के लोगों की अधिक प्रभावी ढंग से सेवा कर सकूं। तो मुझे एक बड़ा पटल मिला है ना, एक राज्य स्तरीय पटल मिला है, और उसमें मैं एक इंटीग्रेटेड मैनर में जो इश्यूज हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में है, स्पेशली जो लेस प्रिविलेज्ड लोगों के केसेस में है, उसको मैं एक इफेक्टिव मैनर में कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मुझे काम करने का मौका मिलेगा, मुझे अनुभव मिलेगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो इसमें क्या चीज निकल के आती है, देखिए इसमें क्या चीज निकल के आती है, ये जो पूरा सार है कि क्यों आप आरएस बनना चाहते हैं, क्यों आप टीचिंग में कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि हम उस जॉब को, टीचिंग के जॉब को, शिक्षक के जॉब को निम्न मानते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऐसा हमारा दूर दूर तक भी भाव नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो भी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दायरा है, कैनवास है, वो प्रशासनिक सेवा में ज्यादा है। संक्षेप में मुख्य तर्क क्या है, यह है कि शिक्षक की भूमिका की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका जो दायरा है, कैनवास है, स्कोप है, वो मुख्य रूप से शिक्षा विभाग और एक स्कूल तक सीमित है। जबकि आरएस अधिकारी की भूमिका की अगर हम बात करें तो वो व्यापक है, काफी ब्रॉड है। आप एक पूरे जिले या एक पूरे विभाग, है ना, जैसे शिक्षा विभाग के प्रभारी होते हैं, और स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, कानून व्यवस्था जैसे कई क्षेत्रों में एक साथ काम कर बड़े पैमाने पर बदलाव आप ला सकते हैं, एट द लेवल ऑफ सोसाइटी, एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट, योर सब डिविजन, योर स्टेट। ठीक है, तो ये एक आपको ब्रॉड कैनवास देता है। और कहीं ना कहीं आप जिस पृष्ठभूमि से आप आते हैं, है ना, आपने देखा है क्लोजली इन इश्यूज को, और आपको लगता है आप उसको बेटर टैकल कर सकते हैं अगर आप एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अगर आपका चयन होता है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसमें आप और पॉइंट्स जोड़ सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप, है ना, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, आप अर्बन एरिया से आते हैं, है ना, आप पहले से किसी सर्विसेज के अंदर हैं, मे बी आप तहसीलदार हैं, है ना, आप कोई और डीटीओ वगैरह हैं, आप आरएस बनना चाहते हैं, तो वो आप इसमें जोड़ सकते हैं कि हाँ, आपको ऐसा आपका इंटरेक्शन हो तो आपको लगा कि भाई मैं एज ए डीटीओ या एसीटीओ की बजाय मैं एज ए आरएस बेटर काम कर सकता हूँ, वो मुझे बड़ा स्कोप देगा। तो चीजें इर्द गिर्द इसी के घूमती हैं कि एनालिसिस आप कैसे करते हैं, है ना, और एनालिसिस में आप प्रोग्रेसिव हैं, आप एनालिटिकल हैं, आप अपना जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसको आपको शो करना है, और आपको किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है ना। आपको ये शो नहीं करना है कि आप प्रेजुडिस्ड हैं, आप, है ना, आप में कोई, है ना, संकीर्णता है, वो आप में बिल्कुल भी आपको शो नहीं करनी है अपने आंसर्स के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। सो टेल अस अबाउट योरसेल्फ हमने पढ़ा, उसमें हमने एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे को देखा, उससे एक संभावित क्वेश्चन निकला, हमने उसको डिस्कस किया। अब एक ये क्वेश्चन हो गया जो बहुत कॉमन है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो अक्सर जो कैंडिडेट्स हैं उनसे पूछा जाता है और वो उसका प्रॉपर आंसर नहीं दे पाते हैं। तो नेक्स्ट हम एक सिचुएशनल क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, है ना। अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए आप, है ना, आप अपने आप को मान लीजिए कि आप एसडीएम बन चुके हैं, और आप अपने आप को मानिए कि आप एसडीएम की कुर्सी पे बैठे हैं, अभिलाष की तरह, ना कि संदीप भैया की तरह अभी एग्जाम दे रहे हैं, बल्कि आपका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो आप अपने आप को इमेजिन करिए। तो चेयरमैन का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आता है, ठीक है, आपका जो लॉजिक है वो समझ में आता है ना, गुड। आपने अपनी पृष्ठभूमि में बताया कि आपके पिता किसान हैं और आपकी माता एक आशा वर्कर है, एक आशा कार्यकर्ता है। ठीक है, ये आपने बताया अपने टेल अस अबाउट योरसेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर। तो उसी से क्वेश्चन निकल के आता है। क्या क्वेश्चन निकल के आता है? बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस पे क्वेश्चन है। क्या है? राजस्थान में अक्सर स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में जमीनी स्तर पर, है ना, ग्राउंड लेवल पर कई चुनौतियां सामने आती हैं। मान लीजिए, है ना, इमेजिन कीजिए, सिचुएशन है ये, एक सिचुएशन दी आपको, मान लीजिए आपको एसडीओ के रूप में पहला पदस्थापन मिलता है। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग या कंफर्मेशन के बाद आपके क्षेत्र में लंबे समय से सूखा, ड्राउट पड़ा हुआ है,
जिससे किसानों की फसलें सूख गई हैं, पशुधन जो है, एनिमल्स हैं, वो प्रभावित हुए हैं और पीने के पानी की गंभीर किल्लत हो गई है। आप इन समस्याओं जैसे फसल और पशुधन की हानि, पानी की किल्लत को एक प्रशासक के तौर पर कैसे संभालेंगे? तो आप इमेजिन कर लीजिए, आपका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, आपको फर्स्ट पोस्टिंग मिली है एज सब डिविजनल ऑफिसर और आपके एरिया में सूखा पड़ जाता है। अब आप आए और सूखा पड़ गया, तो ऐसा तो नहीं है, राजस्थान में अल नीनो ला नीना चलता रहता है और राजस्थान चूंकि एक कहीं ना कहीं है ना मरुस्थलीय प्रदेश है जिसमें बारिश उस अनुपात में नहीं होती जितना बाकी स्टेट्स में होती है। तो ये सिचुएशन कोई काल्पनिक सिचुएशन नहीं है, ये वेरी मच पॉसिबल है ये सिचुएशन कि आपके साथ हो जाए। ठीक है, तो अब पैनल आपको कह रहा है इमेजिन कीजिए, आप एक सिचुएशन दे दी उन्होंने कि आप एसडीओ हैं, तो अब आप इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे? और आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछा है? ये क्वेश्चन यूं ही नहीं पूछा है, क्यों? क्योंकि आपने कहा कि आप एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, आपके फादर फार्मर हैं, आपकी माता आशा वर्कर है, तो आपको पता होना चाहिए भाई जो ग्रामीण एरियाज में जो मेजर जो इश्यूज होते हैं लोग फेस करते हैं, स्पेशली एज फार्मर, है ना, वो आपने भी फेस किया होगा अपनी लाइफ में कभी ना कभी, आपकी फैमिली ने, तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे? अब आपको 50 नंबर मिलेंगे कि आपको 85 नंबर मार्क्स मिलेंगे, ये डिपेंड करेगा कि आप इस क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करते हैं, है ना, आप जो सजेशंस देते हैं उसका स्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं। अब स्ट्रेट अवे शुरू मत हो जाइए कि मैं सर ऐसे करूंगा कि मैं वाटर टैंकर भिजवाऊंगा, है ना, मैं खुद पानी लेके पहुंच जाऊंगा और मैं चारा पहुंचवाऊंगा, फोल्डर पहुंचाऊंगा। ऐसे नहीं करना है, आपको डिवाइड करना आपके आंसर को कि ठीक है सर प्रॉब्लम है और एक रिकरिंग प्रॉब्लम है ना, बार बार सूखाग्रस्त ये प्रॉब्लम आती है इस इलाके में, मैंने लोगों से इंटरेक्शन किया, मुझे पता चला। तो मैं 2 लेवल पे चूंकि जैसे आप आंसर लिखते हैं ना मेंस का, तो आपको दिखाना है ना कि आपने कुछ सीखा है पूरे मेंस के प्रोसेस से, प्रीलिम्स के प्रोसेस से, जो आपने पढ़ाई की है उसको आप इंप्लीमेंट भी करना जानते हैं। तो मैं जो भी मेजर्स लूंगा तो 2 तरीके से लूंगा। कैसे? एक तो मैं लूंगा अभी जब पेशेंट आईसीयू में है ना, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, वो आईसीयू में है, तो शॉर्ट टर्म में इमीडिएट क्या मेजर्स लूंगा मैं, और एक बार जब पेशेंट की हालत स्टेबलाइज हो गई है, उसके वाइटल्स, उसका ब्लड प्रेशर वगैरह ओके हो गया है और उसको आईसीयू से डिस्चार्ज कर दिया, तो लॉन्ग टर्म में उसको क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे। तो एक शॉर्ट टर्म में इमीडिएट क्या मेजर्स लेंगे और एक हम लोग लॉन्ग टर्म में क्या मेजर्स लेंगे, तो दोनों आपको डिस्कस करने हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म मेजर्स पे नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म मेजर्स पे भी फोकस करना और उस हिसाब से उसको आपको प्लानिंग करना है। तो क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें? तो जो भी आप सिचुएशन क्वेश्चन के साथ डिस्कस करें, तो मेरा इसमें सुझाव है, सुझाव ये है कि एक सिचुएशनल क्वेश्चन जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिसके उत्तर से पैनल क्या जांचने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप कैसे कोई डिसीजंस पे अराइव होते हैं ना, आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो कितना साइंटिफिक है ना, क्या प्रोसेस आप फॉलो करते हैं ना, कितने आप एनालिटिकल हैं, वो आपका जानने की कोशिश कर रहा है। वो तो उनको भी पता है कि आप मेंस का पेपर पास करके आए हैं और इंटरव्यू में बैठे हैं, ठीक है, लेकिन ऑन द स्पॉट आपसे पूछा है ना, आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, किसी मीटिंग में बैठे डिपार्टमेंट में, और आपसे कोई पूछ ले, तो कैसे आप अपनी बात को सामने रखेंगे, कैसे आप बिना घबराए हुए, है ना, कैसे आप एक अपना एनालिसिस जो है उसको शो करेंगे, साइंटिफिक टेम्परामेंट को शो करेंगे। ठीक है, सो जिसके उत्तर से पैनल आपकी निर्णय लेने की क्षमता, प्रशासनिक, है ना, प्रायोरिटीज क्या है उसको कैसे आप, है ना, प्रायोरिटाइज करते हो, संकट, है ना, जो आपका प्रॉब्लम है आपके सामने, जो चैलेंज है उसको कैसे आप उसका बेहतर उसका आकलन करते हो, उसका प्रबंधन करते हो, इस क्षमता को वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, एक तरह की आपकी OLQs है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है। ठीक है, तो क्या आंसर हो सकता है? प्रोबेबल आंसर वो भी मैंने आपको दिया है। ठीक है, तो जब हम उत्तर देंगे, मैंने जैसा डिस्कस किया ना, आपको स्ट्रेट अवे शुरू नहीं हो जाना है, आपको एक स्ट्रक्चर शो करना है ना, आपको ये शो करना है कि यस आपने RAS मेंस की तैयारी की है, किताबें पढ़ी और आपने उनसे कुछ सीखा है जिसको आप अप्लाई करेंगे अपने रियल जॉब में। ठीक है, तो जो भी आपका उत्तर का जो भी स्ट्रक्चर है ना, वो ऐसा होना चाहिए, आपका उत्तर इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए जिसमें जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं इमीडिएट, है ना, जब पेशेंट जो किसान है हमारे जूझ रहे हैं, पशुधन जूझ रहा है, हानि हो रही है, और जो लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक मेजर्स हैं, दोनों समाधान होने चाहिए उसमें। ठीक है, सो ठीक है, हो गया। समस्या की स्वीकार्यता और संवेदनशीलता, है ना, उसमें क्या शो करना है कि आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, आप उसका उपयोग करके समस्या के प्रति कितने आप सिंपैथेटिक हैं, कितनी आप में एम्पैथी है, जिस सेक्शन से आप खुद आते हैं, क्या आपकी प्रायोरिटीज है ना, कैसे आप डिसाइड करते हैं, स्पष्ट रूप से बताएं कि सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ये करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये आपको आना चाहिए, है ना। मानव जीवन और पशुधन बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
सूखा है, वाटर कंजर्वेशन आप करेंगे, वो सब करेंगे, लेकिन अभी क्या करना है ना, पेशेंट की जान बचानी है। तो जिन लोगों की जीवन खतरे में है, पानी की कमी है, जिनका पशुधन खतरे में है, जिसकी डेथ हो रही है क्योंकि उनके पास चारा नहीं है, पहले उससे कैसे आप डील करेंगे, ठीक है। तो प्रायोरिटी आपकी पहले ये है। दूसरा, अभी क्या स्टेप्स लेंगे, इमीडिएट मेजर, तत्काल कैसे राहत पहुंचाएंगे, और एक बार चीजें सही होगी तो फिर लॉन्ग टर्म में आप इसका जो बोलते हैं ना, जड़ से क्या सोल्यूशन देंगे आप, है ना, इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रूव करेंगे फॉर वंस एंड ऑल, ठीक है। तो आपको मछली सिर्फ हर बार पकड़ के नहीं देना है, आपको मछली पकड़ना सिखाना है सामने वाले को, सो दैट वो स्वावलंबी बने, उसका एम्पावरमेंट हो, है ना, और लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन क्रिएशन हो, जिससे कि ये प्रॉब्लम फिर से आती तो जो कम्युनिटी है उसका जो रेजिलियंस है ना, वो डेवलप हो और वो अपने आप इस चीज को टैकल कर पाए, तभी तो कोई मतलब है। अगर हर बार ही आप फायर फाइटिंग करेंगे, क्राइसिस मैनेजमेंट करेंगे, तो आप हमेशा कभी भी पॉलिसी मेकिंग तो कर ही नहीं पाएंगे, है ना, आप हमेशा फंसे रहेंगे जो रोजमर्रा के जो इश्यूज हैं, ठीक है। और कैसे आप समन्वय स्थापित करेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के भी साथ, क्योंकि आप एसडीओ हैं, तो आपके लेवल पे जो भी है ना, वाटर पीएचडी डिपार्टमेंट है, पंचायती राज डिपार्टमेंट है, और जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, कैसे आप उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे और इस प्रॉब्लम से निजात पाएंगे। जो वेटनरी है ना, आपका पशुपालन डिपार्टमेंट है, कैसे उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, अपना आंसर देते हुए। तो कैसे आप इस चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, देखिए आप, एक सैंपल आंसर मैंने रखा है। जी सर, ना सर ने क्वेश्चन पूछा, आपको इमेजिन करवाया उन्होंने एज एसडीओ, आपके सामने प्रॉब्लम है, तो आप कहेंगे यस सर, यह है राजस्थान, क्योंकि आप भी उसी स्टेट के बाशिंदे हैं, यह राजस्थान और यहाँ के किसानों, क्योंकि आप भी किसान परिवार से आते हैं, यहाँ के किसानों के लिए गंभीर चुनौती है ना। एसडीओ के तौर पर मेरी तत्काल जो इमीडिएट प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी, मानवीय संकट को मिनिमाइज करना, है ना, लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको एलिविएट करना और प्रभावित आबादी को राहत पहुंचाना। इस स्थिति को 2 चरणों में संभालूंगा। दो, है ना, आपने स्ट्रक्चर दिया कि 2 जो मेजर्स लूंगा मैं उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। एक वह मेजर जो इमीडिएट इंपॉर्टेंट है, क्या है तत्काल मैं क्या करने वाला हूं, इमीडिएट क्या शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने वाला हूं। पेयजल की आपूर्ति, है ना, लोग मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, लोगों की जान खतरे में है, पशुधन की जान खतरे में, पानी की कमी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पेयजल की आपूर्ति करूंगा। मैं हैंडपंप नहीं खोदने लग जाऊंगा, है ना, मैं वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स नहीं बनाने लग जाऊंगा, ठीक है, वाटरशेड डिपार्टमेंट वालों को बुला के मैं पॉन्ड नहीं खोदने लग जाऊंगा, ठीक है, वो तो टाइम लेगा। अभी क्या करना है, तो सबसे पहले पेयजल की आपूर्ति कैसे करेंगे, टैंकर भिजवा के करेंगे। तो जो पीएचडी डिपार्टमेंट है उससे समन्वय स्थापित करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पेयजल की आपूर्ति सबसे पहले मैं टैंकरों के माध्यम से उन गांवों और ढाणियों में पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति सुनिश्चित करूंगा जहां सबसे ज्यादा किल्लत है। पहले वो एरिया जो कि दूर है, रिमोट है, जहां पे कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स नहीं है, सबसे पहले उनको टारगेट करूंगा। और जो भी हैंडपंप है मेरे एरिया में, नए हैंडपंप नहीं लगाऊंगा, जो पुराने हैंडपंप है जो डिसफंक्शनल है, थोड़ा सा रिपेयर चाहिए और वो काम चालू हो जाएगा, उनकी मरम्मत करवाऊंगा, है ना, इंजीनियर्स को बुला के, जेईएन एईएन को बुला के उनकी हम लोग मरम्मत करवाएंगे। और नए टैंकर रूट तय करना मेरी जो सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकता होगी। तो मैंने ये डिसाइड कर दिया, मुझे मालूम है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या मेरी प्रायोरिटी है मेरे जॉब के अंदर, आई नो व्हाट माय जॉब इज, ठीक है। तो पहले प्रायोरिटी मैंने शो कर दी। फिर बात आती है पशुधन की, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मानवीय जो ह्यूमन लाइफ है वो इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड इज जो आपका एनिमल है उनका, तो फॉडर मैनेजमेंट करेंगे उनके लिए, जो चारा है उसकी व्यवस्था करेंगे हम, जो पशुधन है उसके लिए। तो किसानों के लिए पशुधन उनकी आजीविका का आधार है, बहुत बहुत, क्योंकि आप भी खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, आपको पता है इस बारे में। मैं तुरंत जो कैटल कैंप्स है ना, पशु शिविर है ना, उनकी स्थापना करूंगा ना, डिपार्टमेंट्स के समन्वय करके की स्थापना करवाऊंगा, जहां चारा, फॉडर और पानी की व्यवस्था हो, ठीक है। तो जिन लोगों के पास चारा नहीं है अपने पशुओं के लिए, जिनके पास पानी नहीं है, तो वो इन कैंप्स को, है ना, उनको एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा मैं क्या करूंगा, स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखूंगा ना, पानी की कमी से भी बहुत सारी बीमारियां होती है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरी माँ, चूंकि वो आशा वर्कर है, मेरी माँ के काम के अनुभव से मुझे पता है कि पानी की कमी से जुड़ी बीमारियां फैल सकती हैं। मैं क्या करूंगा, जो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले हैं ना, सीएमएचओ हैं या जो ब्लॉक पे है ना बीसीएमएचओ है, उनको बुलाऊंगा और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, है ना, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ समन्वय कोऑर्डिनेशन स्थापित करूंगा। और प्रभावित क्षेत्रों में जो मोबाइल मेडिकल टीम भेजूंगा, है ना, एम्बुलेंस होती हैं या रेट्रोफिट ट्रक्स होते हैं, उसमें बेसिक इक्विपमेंट रखा रहता है, ठीक है, उसमें फर्स्ट एड आप दे सकते हैं। तो वो मोबाइल यूनिट में भिजवाऊंगा कि लोग तो आ नहीं सकते ना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे या आपका जो तहसील हेडक्वार्टर पे, तो मैं वहां पे मोबाइल यूनिट्स भेजूंगा और उनको तुरंत उनके द्वार पे राहत देंगे। और आशा जो वर्कर्स है मेरी माता के समान,
जो और वर्कर्स हैं उनके माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाऊंगा कि कैसे वो अपने जो पानी कमी से जो बीमारियां फैलती हैं उसको कम कर सकते हैं और कैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। चौथा, मैं जो रिलीफ है ना, राहत है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा और एक सर्वे कंडक्ट करूंगा। तो ये लास्ट स्टेप हो गया ना, ठीक है। तो मैं जो भी प्रभावित सूखा प्रभावित क्षेत्र है उनका तत्काल सर्वेक्षण करवाऊंगा ताकि फसल का भी नुकसान हुआ होगा उनका, ठीक है। तो पहले ह्यूमन लाइफ, फिर पशुधन और फिर लास्ट में आपका जो फसल है उसका ध्यान रखना है आपको, तो ताकि फसल के नुकसान का आकलन किया जा सके और प्रभावित परिवारों को सरकारी जो राहत कोष है उससे उनको मुआवजा दे सके और जो भी आपकी जो फसल बीमा योजना है उसका उनको लाभ दिया जा सके। तो प्रायोरिटी आपने क्लियर कर दी, आपने ये क्लियर कर दिया कि आप कैसे उस पूरी सिचुएशन को साइंटिफिक मैनर से हैंडल करेंगे और शॉर्ट टर्म में आप क्या मेजर्स लेंगे। तो ये तो हो गया अभी, और लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे कि ये प्रॉब्लम बार बार हो तो आपको बार बार इस चीज से डील नहीं करना पड़े। तो लॉन्ग टर्म में दीर्घकालिक क्या उपाय करेंगे? वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि सूखाग्रस्त एरिया है और राजस्थान तो नोन है ना, यहाँ पे जोड़ हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। तो राजस्थान तो उसमें अग्रणी स्टेट है, ठीक है। तो आप पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि मैं वाटर कंजर्वेशन पे फोकस करूंगा। तो जो मनरेगा स्कीम है ना, आपने अपनी तैयारी में पढ़ा होगा कि एमजी नरेगा जो स्कीम है उसके अंतर्गत आप जो लेबर है ना, अनस्किल्ड लेबर है, उसका यूज कर सकते हैं पॉन्ड वगैरह खुदवाने के लिए, है ना। वाटर कंजर्वेशन जो कहते हैं ना, मिट्टी के काम करवा सकते हैं उनकी हेल्प से आप। तो नरेगा वर्कर से समन्वय, जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है ना, उसमें जो भी ओआईसी होंगे इंजीनियरों को, उनसे समन्वय स्थापित करूंगा और मनरेगा स्कीम के तहत जल संरक्षण संरचनाओं जैसे नाड़ी, टांके, एनीकट बनाने पर जोर दूंगा लॉन्ग टर्म में, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब बारिश हो तो पानी स्टोर हो सके, ताकि भविष्य में वर्षा जल का सही संचयन हो सके। इसके लिए संबंधित बीडीओ या पंचायत समिति से समन्वय स्थापित करूंगा। तो मैंने पढ़ाई की है और मैंने इसको इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। दूसरा, कृषि जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है उस पर फोकस करूंगा। मैंने पढ़ा है बहुत बार कि भाई हरियाणा, पंजाब जैसे स्टेट्स हैं, इवन राजस्थान में जो स्टेट्स गंगानगर वाला एरिया है, वहां पे लोग वह क्रॉप्स उगाते हैं जो बहुत ही वाटर इंटेंसिव है ना। चावल उगाते हैं या, है ना, वो कहीं ना कहीं उनको फोकस करना चाहिए कोर्स ग्रेन्स के ऊपर, जो मोटा अनाज होता है। तो मैं कन्विंस करने की कोशिश करूंगा लोगों को कि भाई आपको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें, आप ऐसे क्रॉप्स को उगाएं, है ना, जिससे पानी की खपत आपकी कम आवश्यकता होती है पानी की। तो इससे जो किल्लत है पानी की वो सॉल्व होगी और कहीं ना कहीं आप ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स अगर आप उगाएंगे, है ना, जो सूखा रेजिस्टेंट जो क्रॉप्स हैं अगर आप वो उगाएंगे, तो आपकी अगर सूखा पड़ता भी है तो आपकी फसल को उतना नुकसान नहीं होगा। तो ये तो हो गया लॉन्ग टर्म मेजर। जैसे किसानों को कम पानी वाली फसलें जैसे बाजरा, दलहन की, है ना, की ओर मोड़ने के लिए कृषि विभाग के साथ, है ना, जो भी एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, कृषि विभाग के साथ मिलकर कार्यशालाएं, वर्कशॉप आयोजित करूंगा और कहीं ना कहीं फार्मर्स में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, है ना। पहला स्टेप क्या है? अवेयरनेस क्रिएशन करना, उसके बाद ही तो बिहेवियर में चेंज होगा, ठीक है। तो ये चीज करूंगा। तीसरा, जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनका एग्जीक्यूशन करूंगा प्रॉपर। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वेरी इंपॉर्टेंट फसल बीमा योजना, अगर फार्मर्स की, है ना, प्राकृतिक कारणों से अगर फसल डिस्ट्रॉय होती है तो उनको बीमा मिल सकता है, उनको एक तरह का उनका सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और अन्य संबंधी जो सरकारी योजनाएं हैं सही तरीके से किसानों तक उसको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसान अगर पशुधन भी अगर पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका एक ऑल्टरनेटिव एक लाइवलीहुड क्रिएट होता है ना, उनके पास एक आय का एक अन्य स्रोत क्रिएट होता है। तो मैं फार्मर्स को, है ना, उनको हेल्प करूंगा पशुपालन वगैरह के रिगार्डिंग, ठीक है। तो मेरी पृष्ठभूमि ने मुझे सिखाया है कि ऐसी स्थितियों में संवेदनशीलता के साथ साथ मैं त्वरित कार्रवाई करूंगा, जिससे लोगों को ये लगे कि हाँ, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोगों की प्रॉब्लम से अवेयर है और सेंसिटिव है ना। और चूंकि आप भी एक ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं तो वो सेंसिटिविटी, एम्पैथी, जो OLQ है वो आपका इसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एक प्रॉपर आंसर हो गया। प्रायोरिटीज हो गई, शॉर्ट टर्म में क्या मेजर्स लेंगे, लॉन्ग टर्म में आप क्या मेजर्स लेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक, है ना, मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो क्यों आप आरएस बनना चाहते हैं, शिक्षक का जो काम है उसको छोड़कर। दूसरा, है ना, आप ऑलरेडी एसडीओ बन के, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है और सूखा पड़ गया तो आप उससे कैसे डील करेंगे, कैसे आप अपना आंसर का स्ट्रक्चरिंग करेंगे, वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तीसरा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, है ना, और कोई एंड नहीं है क्वेश्चंस का, लेकिन तरीका इनको डिस्कस करने के पीछे मेरा सिर्फ इतना ही कि जो तरीका आप अपनाएं आंसर में, वो ये रिफ्लेक्ट करे कि आप में वो सारी क्वालिटीज हैं जो कि आरएएस के लिए रिक्वायर्ड हैं।
आप में वो सभी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं जो कि इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड हैं, ठीक है? और आपने रियली में पढ़ाई की है और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए नहीं की है, आपने उसका जिया है ना? आप उसको इम्प्लीमेंट करना जानते हैं। कैसे आप जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनका यूज़ करके आप किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। जनरली मैंने देखा है कि लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो एक आंसर रटा-रटाया आते हैं या जो भी उनको ऑन द स्पॉट याद आता है और वो ना शुरू कर देते हैं आंसर। इसीलिए फिर जब उनको 40 नंबर मिलते हैं ना इंटरव्यू में, तो बोलते हैं कि अरे मेरे तो है ना तैयारी तो बहुत अच्छी थी और मेरा इंटरव्यू आधे घंटे 45 मिनट चला लेकिन मुझे तो नंबर नहीं मिले। ठीक है, तो 85 नंबर लेने के लिए जो मैंने डिस्कस किया ना वो स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए। इसीलिए आप जो पुराने 2 वीडियो हैं उसको भी आप डेफिनेटली देखें और उसका फायदा उठाएं। लास्ट क्वेश्चन है ना, क्या क्वेश्चन, जैसे एक और क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि आप खुद टीचर हैं, प्रेजेंटली फर्स्ट ग्रेड के टीचर के पद पे कार्यरत हैं, तो आपसे चेयरमैन पूछ सकते हैं, लाजमी है। चेयरमैन बोलेंगे बहुत अच्छा, आपका जवाब काफी प्रैक्टिकल रहा। अब हम थोड़ा अलग विषय लेते हैं, ठीक है? तो क्या विषय लेते हैं? चेयरमैन साहब बोल रहे हैं आप वर्तमान में एक सरकारी शिक्षक हैं, फर्स्ट ग्रेड टीचर हैं और शिक्षा के महत्व को भलीभांति जानते हैं। बिल्कुल। राजस्थान सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई प्रयास कर रही है ना, मल्टीपल स्कीम्स हैं, जैसे विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए शाला दर्पण जो पोर्टल है ना, जो लोग शिक्षा विभाग में वो जानते हैं, और शिक्षा में समानता और गुणवत्ता लाने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए सरकार ने। आपके विचार में है ना, इतना सब कुछ किया सरकार ने, आपके विचार में इन योजनाओं और अन्य प्रयासों के बावजूद भी सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं मिल पा रही है? इसमें सबसे बड़ी 3 प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं और एक आरएएस अधिकारी के रूप में आप उन इश्यूज को कैसे टैकल करेंगे? ठीक है, तो आपने कहा ना आप आरएएस अधिकारी बनेंगे, ठीक है, तो पूछ रहे हैं आप बन गए आरएएस अधिकारी। ओके, अब आप तो ये बताओ, टीचिंग फील्ड का आपको एक्सपीरियंस है ना, शिक्षण कार्य से संबंधित प्रश्न आपसे पूछ रहा है बोर्ड कि ठीक है आप टीचिंग फील्ड से और आप आरएएस बनने वाले हो, आपने पढ़ाई कर ली, आप यहाँ तक आ गए, तब आप ये बताओ है ना, चैलेंजेस हैं हमारे, सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है, मिड डे मील स्कीम, राइट टू एजुकेशन, स्कूटी फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, फीस माफ कर रखी है ना, और बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की चल रही है, फ्री बुक्स, टेक्स्ट बुक्स हैं, फ्री ड्रेस है। ये सब करने के बाद भी है ना हम क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्यों लोग सरकारी स्कूलों को छोड़ के, जहाँ पे भी बेहतर टीचर, आप जैसे टीचर हैं, वो क्यों लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं? है ना, तो क्या सबसे बड़ी 3 बाधाएं हैं क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करने में? और एज ए आरएएस अधिकारी है ना, आप क्या सोल्यूशन देंगे? क्वेश्चन आपको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या चैलेंज है और आप क्या सोल्यूशन दोगे, ठीक है? तो हिंदुस्तान में ऐसे बहुत लोग हैं, आप सड़क पे निकलेंगे ना तो आप उनको बोलेंगे शिक्षा के साथ क्या प्रॉब्लम है राजस्थान में, इंडिया में, वो आपको 100 प्रॉब्लम गिना देंगे। आप बोलोगे सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन उनके पास नहीं है, वो सोल्यूशन आपको देना है, और सोल्यूशन ऐसे देने हैं कि सिर्फ वो कहने के लिए सोल्यूशन नहीं है, तकनीक, वो रियली में सोल्यूशन है, ठीक है, जो चीज़ों को चेंज करेंगे। ओके, तो ये क्या जज करने की कोशिश कर रहा है ये सवाल आपसे, जब पैनल आपसे ये सवाल पूछ रहा है तो वो ये देखने की कोशिश कर रहा है कि जो एक इशू है जिसका आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसको आप कैसे एनालाइज करते हैं ना, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी क्या है, विश्लेषण करने की क्षमता आपकी कैसी है ना, साइंटिफिक टेम्परामेंट आपका कैसा है, ठीक है, क्या आपने सिर्फ चीजों को रटा है या चीजों को समझा है, क्या आप उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं? तो यह प्रश्न आपकी जो विश्लेषणात्मक क्षमता है और जो जमीनी हकीकत है ना, आप चूंकि आप भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, की समझ को परखता है, विशेषकर इसलिए क्योंकि आप स्वयं एक शिक्षक हैं। इसका जवाब यह भी दर्शाएगा कि आप अपने वर्तमान रोल में कितनी ईमानदारी और है ना संजीदगी से, डिलीजेंस के साथ नौकरी कर रहे हैं। आप नौकरी कर रहे हैं, स्कूल जा नहीं रहे है ना, एब्सेंट है, खुद ही एब्सेंट है, अरे ठीक है, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है शिक्षा में, क्या बच्चों के इश्यूज हैं, यहाँ से पता चल जाएगा ना। आप अपने प्रेजेंट प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल में कितने सीरियस है। अगर आप अपने प्रेजेंट जॉब प्रोफाइल को लेके सीरियस नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि आप बच्चों को लास्ट क्या टॉपिक पढ़ा के आ रहे हैं इंटरव्यू में आने से पहले, आपको ये नहीं पता है कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, आपको ये नहीं पता है कि क्या आपके जिस एरिया में स्कूल है वहाँ पे बच्चों का एनरोलमेंट कम क्यों है, गर्ल बॉय रेशियो कितना है, तो इसका मतलब आप सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए नौकरी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका आरएस की तैयारी पे तो फोकस है, लेकिन सरकार जिस काम के लिए आपको तनख्वाह दे रही है उस पर आपका जीरो फोकस है, तो वो नहीं होना चाहिए। यू शुड बी अवेयर ऑफ योर जॉब प्रोफाइल। तो इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको समस्या पहचाननी है, 3 महीने समस्या की, और फिर बाद में उनके लॉजिकल सॉल्यूशंस देने हैं आपको, ठीक है? तो समस्याओं की पहचान, 3 सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं है ना, ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं बतानी, जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं वो बतानी है, ठीक है? तो 3 सबसे महत्वपूर्ण और वास्तविक समस्याओं को स्पष्ट
रूप से सामने रखें। ये समस्याएं तकनीकी नहीं बल्कि व्यवहारिक प्रैक्टिकल सिचुएशन प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। और फिर एज ए एसडीएम, एज ए आरएस, आप इनका आरएस ऑफिसर, आप इनका क्या सोल्यूशन देंगे। तो प्रत्येक समस्या के लिए एक आरएस अधिकारी के रूप में आप क्या ठोस कदम उठाएंगे ये भी बताना है। और लास्टली शिक्षक के जो आपका अनुभव है उसका उपयोग करना, अपने अनुभव को समाधानों से कैसे आप जोड़ते हैं अपने आंसर में, इस क्वेश्चन के आंसर में, वो आपको डिसाइड करेगा कि आपको 50 नंबर मिलेंगे कि 40 मिलेंगे, या आपको 70 मिलेंगे और 85 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 80-85 मिलेंगे, और आपका इस बार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो वो ये सीक्वेंस, ये स्ट्रेटेजी के साथ आप जवाब देंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। सिर्फ लंबा इंटरव्यू देने से, सारे क्वेश्चंस का इंटरव्यू देने से आपको तो लगेगा आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, लेकिन एक्चुअली में वो अच्छा नहीं गया है, क्योंकि आप में एनालिसिस आपने शो नहीं किया। तो नमूना आंसर क्या हो सकता है? एक सैंपल आंसर, यस सर, जो आपने कहा वो एकदम सही है। तो यस सर, एक शिक्षक होने के नाते मैं इन चुनौतियों को बहुत करीब से देखता हूँ, डेली बेसिस पे, है ना, मैं फेस करता हूँ, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ। सरकार की योजनाएं अच्छी हैं, राइट टू एजुकेशन, मिड डे मील स्कीम, लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन में कुछ प्रमुख बाधाएं हैं जिन्हें मैंने पहचाना है। मेरे विचार में क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए 3 सबसे बड़ी बाधाएं हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, इतना पैसा, इतना रिसोर्सेज, इतना टाइम खर्च करने के बाद में। तो क्या उसके सबसे बड़े 3 चैलेंजेस हैं? पहला ये चैलेंज है जो टीचर्स आमतौर पे कहते हैं कि भाई हमारी इलेक्शन में ड्यूटी लगा देते हैं। ठीक है, हमारे जो टीचिंग के साथ साथ हमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से लाद देते हैं ना, ये रिपोर्ट भेजो शाला दर्पण पे, ये रिपोर्ट भरो, है ना, ये कंप्लायंस करो। तो हम टीचिंग तो कर ही नहीं पाते हैं, है ना, बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाते हैं, और हम चूंकि हम उलझे रहते हैं नॉन टीचिंग जॉब्स में मैक्सिमम टाइम, तो हम कैसे जस्टिस करें हमारे जॉब के साथ। तो सबसे बड़ा इश्यू तो यही है, जो कि आप और हम भी जानते हैं, है ना, जो नॉन टीचिंग बैकग्राउंड से वो भी जानते हैं, कि टीचर्स को बहुत सारे गैर शैक्षणिक कार्यों से लाद दिया गया है। ठीक है, तो शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से अधिक व्यस्त रहना समस्या। शिक्षकों को अक्सर जनगणना, है ना, जैसे सेंसस चल रहा है या एसआईआर चल रहा है इस टाइम, चुनाव ड्यूटी में लगा देते हैं, सर्वे जैसे कई, है ना, गैर शैक्षणिक कार्यों में, कास्ट सर्वे में लगाते हैं, जिससे उनका मुख्य जो काम है पढ़ाना, टीचिंग, वो प्रभावित होता है। प्रॉब्लम आपने बताया, तो सोल्यूशन भी बताओ भैया, आरएस अधिकारी हो तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये होगा, आप उसमें सोल्यूशन बताएंगे कि एज ए आरएस अधिकारी मैं जिला परिषद या उपखंड स्तर पर, है ना, आप जहाँ पे भी पोस्टेड हैं, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि शिक्षकों के अलावा जो अन्य विभाग के लोग हैं, है ना, पशुपालन विभाग के लोग हैं, हेल्थ विभाग के लोग हैं, इंजीनियरिंग विभाग के लोग हैं, इरिगेशन विभाग के लोग हैं, पंचायत समिति के लोग हैं, उनकी भी ड्यूटी लगे। क्यों सिर्फ टीचर्स को ही लादा जाए इस काम के लिए? ठीक है, तो अन्य विभागीय कर्मचारियों को इन कार्यों में प्राथमिकता दी जाए और टीचर्स को एज ए रिजर्व में रखा जाए। ठीक है, और एक मैं रोस्टर सिस्टम लागू करूंगा, ये नहीं कि एक एक व्यक्ति की बार बार ड्यूटी लग रही है, नहीं, एक रोस्टर बना दूंगा, पहले इसकी ड्यूटी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, जिससे कि सारे डिपार्टमेंट्स के लोगों को मौका मिले और सिर्फ टीचर्स पे ही पूरा भार नहीं पड़े, है ना, वो एक इजी टारगेट नहीं बने। ठीक है, तो वो एज ए लास्ट ऑप्शन हो और बाकी विभाग फर्स्ट ऑप्शन हो, तो इससे उनका जो भार है वो कम होगा और कहीं ना कहीं वो अपना क्वालिटी टाइम, क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को देने में, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने में वो दे पाएंगे। दूसरा मैं क्या करूंगा, मैंने ये देखा है एज ए टीचर की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, हम देख रहे हैं स्कूल की दीवारें गिर रही हैं, छतें गिर रही हैं, जो बच्चियां हैं उनके लिए शौचालय नहीं है स्कूल्स में, इवन फीमेल टीचर्स के लिए शौचालय नहीं है। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज हैं। स्मार्ट बोर्ड नहीं है आज के ज़माने में, स्मार्ट क्लास नहीं है, तो बुनियादी ढांचे और संसाधनों की जो कमी है ना, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कई शहरी स्कूलों में अच्छे संसाधन है, लेकिन दूर दराज के जो ग्रामीण स्कूल हैं ना, जैसे जिस एरिया से मैं आता हूँ एज ए कैंडिडेट, में आज भी शौचालय की प्रॉब्लम, बेसिक एम्यूनिटीज नहीं है, पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर ही नहीं है ना, डिजिटल जो बोर्ड है, लर्निंग सुविधाएं नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है ना, बच्चे पढ़ेंगे तो तब ना, पहले तो वो प्रॉब्लम में है ना, पानी कहाँ पिए, सोच कहाँ जाएं, बैठे कहाँ, दरी पे बैठे हैं सर्दी के अंदर, है ना, पानी टपक रहा है बारिश के अंदर, आईसीटी लर्निंग टूल्स नहीं है ना, स्मार्ट बोर्ड नहीं है। पहले तो प्रॉब्लम से तो निकले तब तो वो पढ़ेंगे। तो ये बेसिक जो एम्यूनिटीज हैं, बेसिक मूलभूत सुविधाएं तो उनको मिले तब तो वो पढ़ेंगे। तो समाधान क्या रहेगा एज ए आरएस ऑफिसर आपका? मैं क्या करूंगा, जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल ना फंड जो है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो ट्रस्ट है ना, जिसमें कई डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, तो उसमें जो रॉयल्टी जो पैसा आता है उस पैसे को मैं यूज करूंगा। मैं जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फंड को मैं, है ना, लोगों से, कंपनी से बात करूंगा, या जो उस एरिया में जो भामाशाह हैं उनसे मैं फंड मोबिलाइज करूंगा। ठीक है, फंड रेज करूंगा और उस पैसे को यूज करूंगा उस पर्टिकुलर एरिया के जो ग्रामीण स्कूल हैं उसमें
कमरे बनवाने के लिए, उसमें स्मार्ट बोर्ड डोनेट करने के लिए, कंप्यूटर डोनेट करने के लिए, आईसीटी लैब बनाने के लिए, शौचालय बनाने के लिए, ठीक है। तो रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, कमी है सोच की, कमी है करने का जो जज्बा है उसकी कमी है ना। आप जैसे अच्छे ऑफिसर्स की, भावी ऑफिसर्स की कमी है। तो ये सोल्यूशन होगा ना। तो फंड्स की प्रॉब्लम है, सरकार तो फंड्स देगी नहीं आपको, है ना। सरकार तो देगी तब देगी जैसे सभी, आपकी स्कूल को अलग से तो देगी नहीं। तो इन द मीन टाइम क्या करेंगे आप, जो अपने जो चैनल्स हैं, है ना, भामाशाह से बात करना, एसबीआई कार्ड से बात करना, या किसी और फाउंडेशन, प्रेमजी फाउंडेशन से बात करना, टाटा से बात करना, और उनसे पैसा मोबिलाइज करेंगे, या जो उस एरिया से जो सेठ निकले, है ना, उनसे आप पैसा लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तीसरा क्या प्रॉब्लम है कि जो बच्चे हैं, उनके जो माता पिता हैं, और जो जिस लोकेलिटी में वो स्कूल सिचुएटेड है, उनका पार्टिसिपेशन ही नहीं है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो कंसर्न ही नहीं है कि हमारे बच्चे को कैसी एजुकेशन मिल रही है, उनका पार्टिसिपेशन ही नहीं है। तो उसको मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के तौर पे देखता हूँ। तो सरकारी स्कूलों में अक्सर जो पेरेंट टीचर जो मीटिंग्स होती हैं, जो एक है ना, बहुत एक जो पॉश एलीट स्कूल होते हैं, उन्हें पेरेंट टीचर्स मीटिंग बहुत आते हैं, है ना। बच्चे के क्या मार्क्स आए हैं, पेरेंट्स को पता होना चाहिए, बच्चा स्कूल आता है नहीं आता है ना, उसका रिपोर्ट कार्ड कैसा है ना, बच्चा में क्या कमी है। तो एक संवाद होता है उसमें टीचर्स के बीच में और जो उनके जो बच्चों के जो अभिभावक है उनके बीच में, उससे क्वालिटी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है। तो पीटीएम्स की कमी है ना, में उपस्थिति कम होती है, शिक्षा को केवल स्कूल की जिम्मेदारी मान लिया गया, पेरेंट्स ने छोड़ दिया, हमने तो भेज दिया बच्चे को स्कूल, वो तो बेचारे मजदूर हैं, कहीं खेती में लगे हुए हैं, उनका टाइम ही नहीं है। नहीं, ऐसा सही नहीं है ना, उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी, इतनी हमारी टीचर्स की जिम्मेदारी है। तो समाधान क्या होगा आपका? वेल, मैं विद्यालय जो मैनेजमेंट कमेटी है ना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को सक्रिय एक्टिव करूंगा ना, जो डिसफंक्शनल है या पैसिव है। मैं अपनी माँ, जो एक आशा कार्यकर्ता के अनुभव से प्रेरणा लेकर, जो लोकल कार्यकर्ता है ना, जो एक्टिव है, या जो रिनाउंड सिटीजन है, उनके माध्यम से जो जो पेरेंट्स हैं उनको स्कूल से जोड़ने के लिए सामुदायिक बैठकें करूंगा, जागरूकता अभियान चलाऊंगा, ताकि वे बच्चों की पढ़ाई में एक्टिव रूप से भाग लें। इन बाधाओं को दूर करके हम निश्चित रूप से सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को उस स्तर तक ले जा सकते हैं जो कि एक प्राइवेट स्कूल में मिलती है। तो आपको पता ही है ना, सरकारी स्कूल में बेस्ट टीचर होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सफर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ 3 चैलेंजेस मैंने बताए हैं मॉडल आंसर में, और उनके सॉल्यूशंस बताएं। तो इस तरीके से आपको जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, पहले तो उससे आप अवेयर हों, अगर आप रियली में टीचर हैं, अपने काम को लेके सीरियस हैं प्रेजेंट जॉब में, और फिर आप उसके जो भी आपने पढ़ाई की है ना, यूपीएस आरएएस के अंदर, यूपीएससी में जो भी पढ़ाई की है, उसको आप यूज करें इस चैलेंज एज ए सोल्यूशन देने के लिए। सो ठीक है, आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन आज। सो आज हमारा तीसरा वीडियो था। हमने पहले वेरी फर्स्ट वीडियो में ये बताने की कोशिश करी कि इंटरव्यू एक आर्ट है, एक साइंस है, और फिर सेकंड वीडियो में हमने ये बताया कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा। सेकंड वीडियो में हमने ये बताया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो टेल अस अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में पैनल को बताएं, और उससे कुछ संभावित क्वेश्चंस निकलते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, और आज उसी को कंटिन्यू करते हुए, है ना, आपने जो पैनल को आंसर दिया उससे क्या क्वेश्चंस निकल सकते हैं। आप आरएएस क्यों बनना चाहते हैं, शिक्षक का जॉब छोड़ के, आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो आपके एरिया में सूखा पड़ गया तो आप क्या करेंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन लिया। एक और क्वेश्चन लिया कि भाई आप ऑलरेडी टीचर हैं, तो आप क्या प्रॉब्लम्स देखते हैं, उसका क्या सोल्यूशन आप दे सकते हैं अगर आपको आरएएस के पद पर हम लोग चुनते हैं। इन सभी में मैंने ये शो करने की कोशिश करी है कि हम सिर्फ रटा रटा आंसर नहीं दें, हम ये शो करें कि हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, हम एक प्रायोरिटी ऑर्डर में चीज़ों को एनालाइज करते हैं, हम एक फ्रेमवर्क यूज करते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या मेजर लेंगे, लॉन्ग टर्म में क्या मेजर लेंगे, पहले कौन सी चीज़ करेंगे, फिर बीच में कौन सी चीज़ करेंगे, लास्ट में कौन सी चीज़ करेंगे। और हमें OLQs हैं, है ना। OLQs क्या है कि हमारे पास साइंटिफिक टेम्परामेंट है, हमारे पास कम्युनिकेशन है, हमारे पास एम्पैथी है, सिंपैथी है, हम जो ज़मीनी जो इश्यूज उनसे जुड़े हुए हैं, हम एक एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, यूनिक एक्सपीरियंस लेके आते हैं अनलाइक अदर कैंडिडेट्स। तो ये सब चीज़ें अगर आप यूज़ करते हैं और मुझे सेलेक्ट करते हैं, तो मैं कहीं एक बेहतर अफसर साबित हो पाऊंगा प्रशासनिक पद पर। ये आप कन्विंस करने की, ये सेल्स पिच आप, है ना, रख रहे हैं पैनल के सामने। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको कमेंट करें, लाइक करें, और क्या क्वेश्चंस आप डिस्कस करना चाहते हैं वो क्वेश्चन आप सजेस्ट कर सकते हैं। मैं सैंपल आंसर देने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसमें मेरा एक ही सबमिशन है कि आप इसको रटे नहीं, आप इसको एज ए इंस्पिरेशन यूज करें, एज ए बेंचमार्क यूज करें, और अपना एक ऑथेंटिक आंसर बनाएं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल डाली है, उसमें आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। और है ना, आप जो 208 कट ऑफ गया है मेंस का,
उसको ध्यान में रखते हुए आप इंटरव्यू पे बहुत फोकस करें, क्योंकि इंटरव्यू का 40% वेटेज रहेगा अगर आप, क्योंकि लोगों के 85 मार्क्स भी आते हैं, ठीक है, और लोगों के आते ही नहीं है। इवन टॉपर के जो कल परसों जो रिजल्ट डिक्लेयर हुए 50 मार्क्स हैं, तो 50 मार्क्स अगर आप मिलते तो उनका सिलेक्शन ही नहीं होता, क्योंकि अब मेंस के मार्क्स बहुत कम हैं। तो अब जो है इंटरव्यू है। सो विद दिस वी विल कंक्लूड टुडेज वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।